नमस्कार, फार्मिस्टो सर्वप्रथम किसान चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक हम लोग जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के अलग अलग आयामों के बारे में चर्चा कर रहे थे और किसी भी खेती में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होता है कीट व्याधि नियंत्रण या रोग नियंत्रण कैसे करते हैं। खास करके जैविक खेती में, प्राकृतिक खेती में हमारे कीट व्याधि नियंत्रण कैसे करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्या क्या रणनीतियाँ होती हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं और हर्बल कीटनाशक क्या क्या हो सकते हैं। तो आज हम विस्तार से जानते हैं क्यों जरूरी है ये। तो सबसे पहले कीट और रोग से बचाव, क्योंकि हमको यहाँ पे कुछ भी बाहर से डालना नहीं है, सिंथेटिक पेस्टिसाइड या सिंथेटिक कीटनाशक। तो हमारा जो मूल मंत्र होता है, इंग्लिश में कहावत है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो परहेज करना या रोकथाम करने का सबसे बेहतर इलाज है। तो कैसे हम कर सकते हैं रोकथाम, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमको किसी भी फसल का और फसल के साथ साथ हमारे कीट व्याधि, हमारी जो बीमारियां हैं उसका भी जो है सो उसके बारे में जानना जरूरी है, उसको देखना जरूरी है, उसको अनुमान लगाना जरूरी है। क्योंकि हम जो भी परहेज करेंगे, जो भी हम कल्चरल प्रैक्टिसेस करेंगे, वो हम उसी हिसाब से अपने ढालेंगे अपने फसल में, फसल के हिसाब से सारी प्रैक्टिसेस को, सारी क्रियाकलाप को हम उसी हिसाब से करेंगे। तो हमारे खेत में कोई कीड़े मकोड़े ना लगे, कोई कीट व्याधि ना लगे, कोई बीमारी रोग ना लगे, उसके लिए हम लोग जो है सो मुख्यतः 6 काम को हमको ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले फसल चक्र अपना करके कैसे कर सकते हैं और हम हर चीज़ के बारे में विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। दूसरा, हमारा खेतों की स्वच्छता और फसल अवशेष का प्रबंधन कैसे करें, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा, बीज गुणवत्ता वाली होनी चाहिए, कोई उसमें कीड़े के अंडे या कोई भी उसमें बीमारी का संक्रमण ना होना चाहिए, तो ऐसे बीज का हम जो है सो बात करते हैं। और चौथा, खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार भी बहुत ज़रूरी होता है, बहुत सारी बीमारियों का, बहुत सारे कीड़े के अंडे हमारे खरपतवार में रहते हैं, तो उसको हम कैसे संभाल करके रख सकते हैं। और आगे हम ध्यान देंगे कि जो भी मौसम है उसका पूर्वानुमान के बारे में हम जरूर सजग रहेंगे। और मौसम के पूर्वानुमान के साथ साथ जो हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट, कृषि विज्ञान केंद्र और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, कृषि विश्वविद्यालय से हमेशा बीच बीच में जो है सो बीज कीट का या बीमारियों का भी पूर्वानुमान आते रहता है, तो उसके बारे में भी हमको थोड़ा सा सजग रहना है। और साथ में हम जो भी खेती कर रहे हैं या खेती के साथ साथ जो भी हमारे फसल में पहले कभी कोई कीड़ा लगा है या हमारे फसल में कीड़ा लगा या बीमारी लगा, कब लगा, कैसे लगा, उसका एक रिकॉर्ड भी मेंटेन करना चाहिए। तो ये सब के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं एक एक करके आगे। तो फसल चक्र क्या होता है? फसल चक्र ये होता है कि हम जब अपने खेतों में सीजन दर सीजन ले रहे हैं फसल, तो हमेशा एक ही तरह का फसल नहीं लेना चाहिए, फसल बदलते रहना चाहिए। और फसल बहुत तरीके के होते हैं, अनाज हो सकता है, तिलहन हो सकता है, दलहन हो सकता है, सब्जी हो सकता है, तो अलग अलग तरह के फसल हैं। फसल चक्र में हमको हमेशा बदलते रहना चाहिए, कम से कम 2 साल में, 3 साल में फसल हमें बदलना चाहिए। क्यों बदलना चाहिए? क्योंकि एक ही तरह के फसल में एक ही तरह की बीमारी या कीड़े लगते हैं जो दूसरे फसल में या दूसरे तरह के फसल में नहीं लगते हैं। बल्कि जब हम सब्जी की बात करते हैं तो सब्जी में भी विभिन्न प्रकार की सब्जियां होती हैं और उसमें भी आप और बदल सकते हैं। जैसे मूली, सरसों, ये सब एक तरह की फसल में आता है। इसी तरह से लौकी वाले जो हैं, घिया वाले जितनी भी सब्जी है, खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये सारी जो है एक तरह की सब्जियां होती हैं। इसी तरह से टमाटर, बैगन, मिर्ची, आलू, ये सब एक तरह के फसल होते हैं। तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना कि जब हम बदलें तो पूरा का पूरा जो है उस तरह के, उस कैटेगरी का कोई भी फसल ना लें। इवन यहाँ तक ये होता है कि बीन्स, मटर या मूंग, उड़द, ये सब भी दलहन एक तरह के आते हैं। तो ये सब को हमको हमेशा बदलते रहना चाहिए। तो इस बार हम जो है सो दलहन लिए, तो अगले बार हम जो है सो कुछ आलू या बैगन, टमाटर, ये सब को ले लिए। इस बार हम लोग आलू, बैगन, टमाटर कुछ लिए हैं, तो अगले बार जो है सो हम सब मूली या सरसों या इस तरह से और भी कुछ साग या पालक इस तरह का ले लें। तो हम बदलते रहेंगे। या अनाज लिए हैं, तो हम जब बदलते रहते हैं तो एक ही किस्म के फसल का कीट व्याधि बहुत ज़्यादा जनसंख्या में हमारे खेतों में नहीं रह पाता है। वो तभी दूसरे खेत में आएगा जबकि वो उसको कोई दूसरा फसल मिले जहाँ पे कि वो अपने आप को सस्टेन कर सके, अपने आप को जिंदा रख सकेगा। वो नहीं रख सकेगा। तो इसीलिए अगर फसल चक्र बदल रहे हैं तो वो नहीं रख सकेगा अपने आप को जिंदा, और हमारे अगले फसल में फिर उसकी संभावना कम होती जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हम फसल चक्र अपनाएं। इसी तरह से दूसरा जो हम बात करते हैं
अपने खेत की स्वच्छता के बारे में। और जब हम खेत की स्वच्छता की बात कर रहे हैं तो मतलब है कि जो भी बीमार वाले हमारे फसल कोई दिखा, कोई भी पौधा दिखा जिसमें कोई बीमारी लगी है या जिसमें कोई भी बहुत बड़ा कीड़ा लग गया है, तो उस तरह के फसल, उस तरह के पौधों को हमें खेत से निकाल करके दूर कहीं गड्ढे में दबा देना चाहिए, या बेहतर तो है कि जला देना चाहिए। किसी भी तरह का अवशेष जहाँ पे हमें, फसल अवशेष जहाँ पे हमें संभावना दिखती है कि इसमें कोई कीड़े मकोड़े रह गए होंगे, कीड़े मकोड़े के अंडे रह गए होंगे पिछले फसल से, या यहाँ पे हमारे खेत में बहुत ज़्यादा बीमारी लगा था या कीड़े लगे थे, तो उस जगह के फसल अवशेष को निहायत ही ज़रूरी है कि अच्छे से जो है सो हमें उसका प्रबंधन करना चाहिए, गड्ढे में जला करके, गड्ढे में दबा के या जला करके उसको हटा देना चाहिए। तो उससे हमारी समस्या ख़त्म हो जाती है, आगे वो बढ़ने की समस्या उस बीमारी की ख़त्म हो जाती है। तीसरा है इसी से रिलेटेड खरपतवार। खरपतवार क्या होता है, बहुत तरह की बीमारी और बहुत तरह के कीड़ मकोड़े के अंडों को रहने के लिए जगह देता है, छुपने के लिए जगह देता है जब मौसम नहीं रहता है। खास करके गर्मी के मौसम में जब हमारा खेत खाली रहता है, रबी से धान काट, रबी का गेहूं काट लिए या जो भी फसल है काट लिए, और गर्मी में कीड़े को भी परेशानी होती है, तो वो घास वगैरह में, खरपतवार में कहीं खोजता है, फिरता है कि कहाँ हम छुप के रहें, जो कि हम गर्मी का मौसम निकालें, फिर बरसात में हमको मौका मिलेगा तो हम अच्छे से निकल के आएंगे और फसल को खाएंगे। कीड़े मकोड़े के पूरे लाइफ साइकिल को, पूरे जीवन चक्र को हमको तोड़ना जरूरी है। इसी तरह से हमारे खेत के आसपास कहीं इस तरह का खरपतवार है जहाँ पे कि हमें संभावना है कि इस तरह के कीड़े मकोड़े लगे हैं, या मैं अभी आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ कि ये मैं देख करके दंग रह गया। भिंडी में हमारा येलो वेन मोजाइक वायरस होता है। अब मैं अभी घूम रहा था पटना के पास हाजीपुर में, तो वहाँ पे देखा खेत में किनारे 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 करे सभी। अभी तो कोई मौसम नहीं है भिंडी का, लेकिन भिंडी की मुझे देख के समझ में आ गया कि ये जरूर यहाँ पे जो है सो भिंडी होता है। जब मैंने किसान से पूछा कि आपके यहाँ भिंडी होता है, तो बोले हाँ होता है। भिंडी में ये बीमारी भी लगती है क्या, येलो वेन मोजाइक वायरस, सिरा पीला सिरा बीमारी बोलते हैं? बोला हाँ लगता है। तो हम बोले कि आपके यहाँ सफ़ेद मक्खी का भी समस्या। तो ये सब है ना, हम लोग जब अपने आप को सजग रखते हैं, जागृत रहते हैं, देखते हैं, तो समझ में आ जाता है कि हाँ ये समस्या है। तो ऐसे ऐसे खरपतवार जहाँ पे कि हमारी बीमारी, जहाँ पर कि हमारे कीड़े, या मुझे दिख रहा है ये मौसम लक्षण, तो उसको हम पहले ही हटा दें। उस खरपतवार को भी अच्छा से गड्ढे में जला दें, या क्या कहते हैं, गड्ढे में दबा दें या जला दें, जिससे कि उसमें रह करके बीमारी हमारे, या उसमें रह करके हमारे कीड़े अगली बार हमारी फसल में, मुख्य फसल में और ज़्यादा बड़े पैमाने पे नहीं आ सके। अगला जो हमारा सबसे प्रमुख कार्य है वो है बीज की गुणवत्ता। हम हमेशा बात करते हैं सुबीजे सुक्षेत्रे जायते संपद्यते। मतलब क्या है? मतलब अच्छा बीज अच्छे खेत में ही जाएगा, तभी जो है अच्छा पैदावार होगा। तो बीज का महत्व हमारे वेदों में बहुत बताया गया है। बीज ऐसा होना चाहिए जो सुबल होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए, मुड़ा टूरा हुआ नहीं होना चाहिए, और बीज हमारा किसी भी तरह के बीमारी से ग्रसित नहीं होना चाहिए। कहीं आपको बीज में लगता है कि छेद है, कहीं में आपको बीज में लगता है कि उसमें कोई काला दाग है या धब्बा है, कुछ भी तरह का, तो वैसे बीज हमें नहीं लगाना चाहिए। और बीज अगर हमारा सही है तो हमारा बीमारी पहले से जो लगा, जो बीज में डालते ही लग जाता है बहुत सारा बीमारी, वो नहीं होगा। तो बहुत ज़रूरी है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बीज अच्छा हो जो खेत में हम लगा रहे हैं। अगला जो हम ध्यान देते हैं वो ध्यान देते हैं कि पूर्वानुमान, जो हमारे विशेषज्ञ, हमारे साइंटिस्ट, हमारे मौसम वाले बताते रहते हैं कि इस तरह का आने वाला है, उसके लिए अगर आपको कुछ तैयारी करना है पहले से तो कर ले। जैसे अभी ठंडे का मौसम है, अभी पाला बहुत जगह मार रहा है, अभी गिर भी रही है, बहुत लोगों को पता है पहले से, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने खेतों में थोड़ा बहुत आग लगा देते हैं, जिससे कि खेत के आसपास का गर्मी बना रहे, और गर्मी बना रहे तो आलू में या और भी अन्य फसलों में जिसमें पाला लगता है कसके, वो बीमारी ना लगे। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उसके पहले से तैयारी करके रखें, जैसे कि रात में का एक टेम्परेचर गिर गया, मौसम कुहासा हो गया, तो हम जो है सो तैयार हैं। हम जो है सो अपने सारे खेत में जो भी समस्या आई है, जो भी हमने देखा है, कुछ भी अलग कुछ नहीं होना चाहिए, वो रिकॉर्ड रखें, जिससे कि कभी हम मिले अपने विशेषज्ञों से, अपने साइंटिस्ट से, वैज्ञानिकों से, या और कृषि विज्ञान केंद्र के लोगों से, डिस्ट्रिक्ट जिला कृषि पदाधिकारियों से, तो हम पूछ सकते हैं कि ये सब समस्या आती है, सर क्या समाधान है और हम कैसे कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी, जो हमें अपने फसल में रोग और बीमारी को बचाने में मदद करता है।
ये सब अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमको बचाव करता है हमारे फसल को रोग एवं बीमारी से। तो पहला रणनीति हम लोगों ने चर्चा किया कि अपने खेत में कैसे बचाव करें। दूसरा जो हमारा सबसे प्रमुख रणनीति है वो है अपने खेत का, अपने फसल के आसपास का पर्यावरण का प्रबंधन। और इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग करते हैं मिट्टी स्वस्थ होनी चाहिए। और कैसी मिट्टी हमारी स्वस्थ होती है, जो हम पहले से बताएं, अभी हम थोड़ी देर पहले भी बोले कि सुबीजे सुक्षेत्रे जायते संपदे। तो बीज तो हमने अच्छा लगाया, मिट्टी भी हमारा स्वस्थ होना चाहिए। और स्वस्थ मिट्टी के बारे में हम पिछले बहुत सारे एपिसोड में बात किए हैं कि कैसे हम मिट्टी को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे हमको मिट्टी का कार्बनिक मात्रा बढ़ाना है, कैसे हमको मिट्टी का CN रेशियो बढ़ाना है, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो बढ़ाना है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभदायक सूक्ष्म जीव आ करके हमारे खेतों में रहें, हमारे खेतों के जो फसल अवशेष हैं उसको जो है सो तब्दील कर दें ऑर्गेनिक मैटर में, कार्बनिक पदार्थ में, जिससे कि हमारी खेत की उर्वरता बढ़े, हमारी खेत की फर्टिलिटी बढ़े, हमारे खेत का पैदावार हो। तो मिट्टी को स्वस्थ रहने के लिए हम पहले भी बता चुके हैं कि कैसे उसमें हवा भी उतना होना चाहिए, कैसे उसमें पानी भी उतना होना चाहिए मिट्टी के कण के साथ साथ, जिससे कि हमारे जो जड़ हैं उसको भी हवा और पानी का संतुलित मात्रा में मिलते रहे और वो बढ़ सके। तो इतना हल्का होना चाहिए मिट्टी, और मिट्टी हल्का तभी होगा जबकि उसको हम कार्बनिक मात्रा बढ़ाएंगे। तो ये सब चीज़ हमारा मिट्टी सबसे प्रमुख होता है खेत में। तो मिट्टी को हम कैसे अच्छा बना के रख सकें इसके बारे में हमको ध्यान देना चाहिए। दूसरा हम बात करते हैं कि फसल में किस्म का चयन। बीज हम लगाते हैं, बीज की बात किए हम, लेकिन आजकल बहुत सारे साइंटिस्ट हर फसल में अच्छे अच्छे बीज, ऐसे किस्म के बीज आ गए हैं जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता से लैस होते हैं, उसमें कोई बीमारी जल्दी असर नहीं कर सकती है। कुछ तो ऐसे भी बीज हैं जिसमें कि बीमारी होगा ही नहीं, कुछ ऐसे भी बीज हैं कि जो कि सहनशील है, तो प्रतिरोधी भी हो सकते हैं, सहनशील भी हो सकते हैं। वैसे बीज हम डालें, आम बीज ना डाल दें कि वो जो है सो कोई भी बीमारी हुआ और जो है सो उसको तुरंत लग गया। तो रोग प्रतिरोधी क्षमता से जो लैस है या जो सहनशील है वैसे बीज का चयन करके हम डालें, और वो हमारे खर्चे को, हमारे फसल को बचाएगा और हमें किसी भी तरह का उसमें रोग बीमारी नहीं आएगा। कीड़े से भी टॉलरेंट होती है कुछ किस्में, तो वैसे हम जो है सो बीजों का चयन करें। तीसरा हम बात करते हैं इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, 2 या 3 फसल को मिला करके खेतों में लगाना। 1-2 क्यारी जो है सो गेहूं लगाए, उसके बाद 1 क्यारी सरसों का लगा दिए या 1 क्यारी चना का लगा दिए, इस तरह से आज के मौसम के साथ बता। तो ये बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। तो ये क्या इससे फ़ायदा होता है कि एक फसल से दूसरे फसल उसको कंटिन्यूटी नहीं मिलती है, कोई भी कीड़े को, कोई भी बीमारी को आगे बढ़ने के लिए वो रोक देता है वहीं पे। अगर किसी तरह से किसी फसल में, किसी बीज में, किसी पौधे में लग भी गया तो सारे फसल में नहीं लगेगा, सारे खेत में नहीं लगेगा, सारे पौधे में नहीं लगेगा। वो बहुत बड़ा फ़ायदा होता है हमारे कीट व्याधि को से बचाने के लिए। तो इंटरक्रॉपिंग जितना हम करें, कम से कम 2 फसल बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग, और 3-4 फसल भी बहुत लोग करते हैं। जितना ज़्यादा फसल होगा उतना अच्छा होगा, वो हमें ज़रूर करना चाहिए। इससे हमें 2-3 तरह का फ़ायदा होता है। तो आगे हम दूसरी फ़ायदा तो पहले बता चुके हैं, अभी हम बात करते हैं रोग प्रबंधन में भी इसका एक अच्छा फ़ायदा मिलता है हमें। चौथा, बुआई की तारीख। बहुत बार हम अपने फसल को किसी भी बीमारी से या किसी भी कीट के प्रकोप से बचा सकते हैं सिर्फ बुआई की तारीख को देख करके। मौसम आ रहा है, लग रहा है कि ऐसे मौसम में हमारा अगर पौधा बीज लगाए और उसमें जो है सो ज़्यादा बीमारी लग सकता है, या अभी हमारे खेत में अभी कीड़े ज़्यादा हैं और वो कीड़े हमारे बीज को ही खा जाएंगे, या जैसे ही पौधा निकलेगा उसको कट कर देंगे, तो सूत्रकृमि या इस तरह के कृमि से हमको पौधे को बचाने के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे समय में हम ना लगाएं, या जैसे बारिश बहुत हो गई है और हम पहले से बीज डाल दिए हैं और उसमें कुछ हम उपाय नहीं कर पाए हैं, तो हमारा बीज नहीं रहता है, बीज रुक जाता है। तो वो हमें ध्यान देना चाहिए कि हम बीज लगाएं तो समय जरूर ध्यान दें कि किस समय लगा रहे हैं। या बहुत ठंडा का मौसम गिर रहा है, हम थोड़ा सा आगेती खेती के चक्कर में अभी जो है सो बीज डाल दिए, पता चला कि इतना ठंडा है कि वो बीज जन्मा ही नहीं, क्योंकि बीज को भी एक मौसम, एक टेम्परेचर, एक तापमान की आवश्यकता होती है। तो ये सब बहुत ज़रूरी है, ये सब डालना, ये सब करना। इससे हमारी जो है सो खेती में जितना हम मेहनत करते हैं उसका हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है, अच्छा उत्पादन मिलता है। और जब हम बीज की ये बात कर रहे हैं तो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है बीज की गहराई।
जैसे जैसे बीज बड़ा होते जाता है वैसे वैसे हम थोड़ा नीचे डालते हैं, लेकिन इतना भी नीचे नहीं डाल दें कि वो बीज का जन्मने के बाद जो अंकुरन होना चाहिए वो बाहर बीज निकल ना सके। इतना अंदर ना डाल दें कि वो नहीं निकला और अंदर में ही सड़ के मर गया, कुछ बीमारी लग गई, कुछ ऐसे गल गया। तो गहराई भी बहुत महत्वपूर्ण होता है बीज का, और बीज के साइज के ऊपर निर्भर करता है। और अंत में हम ये बात करेंगे कि निराई गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। जो भी हम खेत में देखें हमारे खरपतवार हो रहा है, या निराई गुड़ाई में सिर्फ खरपतवार नहीं, ऐसे कोई भी पौधे जो कि हमारे खेत में ज़रूरत नहीं है। खरपतवार भी लाभदायक होते हैं कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। कोई किसी का मेडिसिनल वैल्यू होता है, आयुर्वेदिक वैल्यू होता है, किसी का जो है सो और भी कुछ कमर्शियल वैल्यू निकल सकता है। तो पौधे कोई भी बेकार नहीं होते हैं, लेकिन उस समय उस खेत में अगर चना का खेत लगाए हैं तो उसमें एक पौधा सरसों का हो गया तो उसको भी हम जो है सो खरपतवार ही बोलते हैं। गन्ना का खेत लगाए हैं उसमें एक बैगन का पौधा हो गया तो वो भी खरपतवार ही हो गया, क्योंकि वो जो है हमारे जो मूल पौधा है उस खेत में उसके बढ़ने में रुकावट डाल रहा है। उसके लिए जो हमने मिट्टी में जो भी डाला है पोषक तत्व के लिए या बाकी चीज, तो वो उससे फाइट कर रहा है। सूर्य के प्रकाश के लिए, हवा के लिए, पानी के लिए, पोषक तत्व के लिए, सब चीज़ के लिए। तो इसीलिए हर उस पौधे का, जिस पौधे का उस खेत में ज़रूरत नहीं है, उस पौधे को हमको वहाँ से निकाल देना चाहिए। और हर उस पौधे को हम उसको खरपतवार बोलते हैं। निकालने के भी बहुत बहुत तरीके हैं। कैसे आप निकालते हैं, अगर हम पहले जो बात किए हैं जीरो टिलेज में करते हैं तो आपका निकलेगा ही कम, क्योंकि उसके ऊपर पहले से जो है सो पिछले फसल का जो अवशेष है वो हमारे खरपतवार को निकलने में जो सो रोकता है। या आप निराई गुड़ाई कर रहे हैं मशीन से, आजकल बहुत तरह का मशीन आ गया है, बिजली वाली भी मशीन आ गई है, बैटरी ऑपरेटेड मशीन आ गई है जो कि आप लेकर के चल सकते हैं और वो आपका निराई गुड़ाई बहुत आसानी से कर देता है। और हैंड इस तरह की तो बहुत सारी मशीन हैं ही पहले से, बहुत लोग तो अभी भी खुरपी से करते हैं। तो आप जैसे भी करें, लेकिन खरपतवार को हमको जो है सो खेत से निराई गुड़ाई करके निकाल देना चाहिए। ये बहुत हमारा महत्वपूर्ण होता है रोग व्याधि से बचाव के लिए पौधे को। तो दो रणनीति हम लोग बात कर चुके। तीसरा जो रणनीति हमारा सबसे ज़रूरी है और बहुत बार उसकी ज़रूरत आवश्यकता पड़ भी जाती है, वो है उपचार। अगर हमारे खेत में रोग बीमारी लग गए, अगर हमारे खेत में कीड़े मकोड़े लग ही गए तो उसका तो उपचार तो करना ही पड़ेगा। अगर वो रोग बीमारी, अगर वो कीड़े मकोड़े का जो अंजाम है, जो नुकसान है, वो हमारे खर्चे से ज़्यादा हो रहा है, तब तो हमें नुकसान के लिए उपचार कर लें तो बेहतर है। कम खर्चे में हमारा फसल ज़्यादा बच जाएगा। क्योंकि कई बार ये देखा गया कि रोग बीमारी से जो है सो कीड़े मकोड़े से हमारे 30 से 40% तक जो है सो हमारे पौधे का नुकसान हो जाता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहला ज़रूरी क्या है कि हम जो है सो अपने खेत का लगातार निगरानी करें। सुबह सुबह तड़के हर खेत में जाकर के हम देखें कि हमारा खेत कैसा है, कहीं कोई नया कीड़ा तो नहीं दिख रहा है, कितने हैं कीड़े या बीमारी का कोई पौधा में तो ऐसा नहीं दिख रहा है कि स्वस्थ पौधे से अंतर दिख रहा है, कोई पौधे में पत्तियों की बनावट में, पत्तियों की संरचना में, डालियों में। तो ये सब देख करके निगरानी रखते रहेंगे तो हमें पता रहेगा। निगरानी करने के लिए हम लोग बहुत बार ट्रैप भी डालते हैं। कीट के लिए ट्रैप आता है जिसमें अगर हम डाल देंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह के कीड़े मकोड़े हमारे खेत में घूम रहे हैं, इंसेक्ट ट्रैप बोलते हैं। और बहुत बार फेरोमोन ट्रैप भी डालते हैं कि भाई वो उसके स्मेल से आकर्षित होकर कीड़ा उसमें फंस जाता है, तो हमें पता चलता है कि अच्छा इस तरह के कीड़े लग रहे हैं, कितने हैं कीड़े, क्या इससे हमें नुकसान हो रहा है, ज़्यादा नुकसानदायक है कि फ़ायदेमंद है। तो उस हिसाब से हम काम करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जब हमारे कीड़े सारे पकड़ाए ट्रैप में, तो लाभदायक भी हैं क्या कि खाली जो है सो हमारे नुकसान पहुंचाने वाले हैं। बहुत बार हम ध्यान नहीं दे पाते हैं कि कौन कौन से लाभदायक कीट हैं, कौन कौन से मित्र कीट हैं, और उसको हम कैसे जो है सो अनुकूल मौसम दें, घर दें कि वो हमारे खेत में और ज़्यादा पनप सकें और हमारे हानिकारक कीटों को खा सकें। तो हम इसके ऊपर अगला वीडियो लेकर के आएंगे कि हमारे खेत में हमारे कीट क्या क्या मित्र कीट हैं और कैसे जो है सो हमारे खेती में मदद करते हैं, कौन कौन से दुश्मन कीट को वो खा जाते हैं और कैसे वो बचाव करते हैं। तो बहुत है इम्पॉर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा और ध्यान रखिएगा। अगला वीडियो हम उसी के ऊपर लेकर के आएंगे। लेकिन आज जो हम बात करते हैं, तो इस तरह से ट्रैप लगा करके भी हम निगरानी कर सकते हैं और निगरानी करके हम देख सकते हैं कि क्या है, कितना है, हमको किसी तरह का और उपचार करना चाहिए क्या। तो उपचार करने के लिए जो मैं अभी बता रहा था कि इस तरह के मित्र कीट हैं या इस तरह के और जो है सो
बायोलॉजिकल जैविक जो फफूंदियाँ आती हैं जैसे ट्राइकोडर्मा है या और क्या क्या हम डाल सकते हैं, उसका हमें शरण लेना चाहिए। और अलग अलग फसल के लिए अलग अलग हम जो अपना फसल के हिसाब से जो बनता है हमारा वीडियो, आप उस पर जा कर के देख सकते हैं। अभी हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, तो किसी भी स्पेसिफिक के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, कितना डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए। मगर ये ध्यान रखें कि हमें उस तरह के मित्र कीट को बढ़ाना है, जैविक या परजीवी कीट को अपने खेत में बाहर से भी ला करके डालना हो तो डालना चाहिए। ऐसे फफूंदी बहुत सारे हैं, ट्राइकोडर्मा है, विवेरिया है, मेटारीजियम है, जिसको डालने से वो हमारे दुश्मन कीट के ऊपर बीमारी कर देते हैं, उसको अंदर अंदर खा जाते हैं। तो इस तरह से हमें उपचार करना चाहिए। और तीसरा, बहुत सारे हमारे पौधे भी हैं जिसमें कि नेचुरल प्राकृतिक कीटों को अपने दूर से दूर करने का उसमें जो है सो गुण होता है। तो ऐसे पौधे, और कैसे कौन कौन से पौधे हैं, नीम और करेंज तो सब लोग जानते हैं। इसके बाद शिव जी पर हम चढ़ाते हैं धतूरा, शिव जी पर चढ़ाते हैं आक। ये दोनों भी बहुत ही हानिकारक है हमारे कीटों के लिए। कभी भी इसको लेकर के इसके पास खाते नहीं है कोई, ना मवेशी खाती है, ना गाय खाती है, ना कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसको खाता है। इसी तरह आप देखेंगे कभी भी इसके ऊपर कोई बीमारी नहीं देखेंगे आप आक के पौधे के ऊपर और या धतूरे के पौधे के ऊपर। इसी तरह से और भी पौधे हैं हमारे, जैसे कि गाजर घास। लेकिन गाजर घास को आप उपयोग करते हैं तो उसके पहले ये ध्यान रखना कि फूल आने के पहले, क्योंकि गाजर घास ऐसे तो हमारे बहुत बड़ा खरपतवार हो गया है। जब से मैक्सिको से इंपोर्ट किए हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे, हरित क्रांति के टाइम पे, जब हमारे यहाँ अनाज की कमी हो रही थी। लेकिन उसमें कीट व्याधियों को रोकने का भी शक्ति है। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि उसको फूल आने के पहले ही उसको हम काट लें, क्योंकि फूल आ जाएगा, बीज आ जाएंगे, तब तो फिर वो हमारे खेत में और ज़्यादा बढ़ जाएगा और हमारा ज़्यादा नुकसान करेगा। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए गाजर घास के लिए। इसके साथ ही लंटाना जो बोलते हैं, फुटूस बहुत हो जाता है, या सदाबहार के पौधे, बहुत सारे पौधे हैं ऐसे जिसको कि हम अपने पीस करके और थोड़ा दिन फर्मेंट करके 3-4 दिन, और फिर उसको पानी को लेकर के हम अपने खेत में डाल करके और अपने फसलों का उपचार भी कर सकते हैं और कीड़ों से जो है सो उनको दूर भी कर सकते हैं। जिस पौधे पर ये रहेगा वो स्प्रे नहीं होता। तो इसके लिए हमारा दूसरा वीडियो देखिएगा, हम लिंक दे देंगे नीचे, जिससे कि कैसे बनाते हैं इसको, कैसे। बट ये हमारे रणनीतियाँ जिसको हम अपनाएंगे अगर, तो हमारे पौधे में, हमारे खेतों में, हमारे फसलों में प्राकृतिक रूप से कोई भी कीड़े मकोड़े या कोई भी बीमारियों का नुकसान कम होगा। हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में नीचे कमेंट लिख करके हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। हम आपके लिए इसी तरह से और भी वीडियो लेकर के आते रहेंगे। नमस्कार।